गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री मटेरियल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पेज 288, ओपन पेज 288। यहाँ पर एक टॉपिक दिया है, देखो, यूनिट 7 चैप्टर 5 या ऐसे करके, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो हनी बीज के अंदर कौन सी होती है, जो कि जिन एग्स का फर्टिलाइजेशन हो गया है। सपोज करो कि ये एग है, इस एग का फर्टिलाइजेशन इस गैमीट से हो गया, ठीक है। ऐसे करके मैंने सिंबल से बना दिया। तो इस फ्यूजन की वजह से जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट कैसा होगा, 2n। ये जाइगोट हो गया, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है इसमें क्या है, 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के। इसका मतलब ये जिस ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, डिप्लॉयड। तो इस फर्टिलाइज होने वाले जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनती है वो होती है फीमेल। या तो वो क्वीन होती है, ठीक है, या फिर वो वर्कर होती है। वर्कर और क्वीन दोनों कैसी है, वो फर्टिलाइज जाइगोट से बनी, यानी कि दोनों डिप्लॉयड होती है। लेकिन मेल्स कैसे होते हैं, मेल्स बनते हैं अनफर्टिलाइज एग से। जैसे ये अनफर्टिलाइज एग है, सपोज करो ये एक अनफर्टिलाइज एग है और ये डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के एक ऑर्गेनिज्म बना दे। तो वो कैसा होता है, वो मेल होता है और उसको हम कहते हैं ड्रोन, ठीक है। ठीक है, मेल हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और मेल क्या फंक्शन करेगा, उस पूरे स्वार्म यानी कि उस जो झुंड में, मधुमक्खियों के झुंड में मेल्स का रोल क्या होता है, मेल्स का एक ही रोल होता है और वो होता है जरूरत पड़ने पर एग्स को फर्टिलाइज करने में हेल्प करना। उन एग्स को जो कि क्वीन बी दे रही है ना। पिछली क्वीन बी ने जो एग्स दिए थे उन एग्स में से जो फर्टिलाइज नहीं होंगे वो मेल बना देंगे, और जो फर्टिलाइज होंगे वो 2 तरह की फीमेल्स बनाएंगे, एक तो क्वीन और एक वर्कर, ठीक है। क्वीन एक ही होगी और वर्कर्स बहुत सारे होंगे। और अक्सर ये क्वीन और वर्कर इस बात पे डिपेंड करता है कि उन लोगों ने खाना कौन सा खाया, ठीक है। जो रॉयल जेली खाती है वो क्वीन बनती है, जो नॉर्मल हनी या नेक्टर खाती है वो कैसी होती है, वो वर्कर बनती है। और ड्रोन्स का जो पोषण है वो सिर्फ तभी तक होता है जब तक फर्टिलाइजेशन के लिए उनका उपयोग है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये ड्रोन्स को अपने इलाके से बाहर खदेड़ देते हैं या डंक चुप होकर मार देते हैं, है ना। ऐसे होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाले जो, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फीमेल बी है, सपोज ये फीमेल बी है। अब ये फीमेल है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मेल पेरेंट भी होगा। ये है इसका मेल पेरेंट और इधर है इसकी फीमेल पेरेंट यानी कि एग। अब ये एग किसी ने तो दिया होगा, है ना। तो जिसने दिया होगा, सपोज करो ये एक फीमेल है, इसने ये एग दिया था और ये फीमेल कैसी है, ये 2n, इसने एग दिया और इसी फीमेल ने ये वाला एग भी दिया था, है ना। लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। इस फीमेल ने एक एग दिया था और वो एग जब किसी से फर्टिलाइज हुआ तो ये बन गई है फीमेल फिर से। इस फीमेल ने जो एग दिया, ये एग कैसा हुआ, जब इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो ये फीमेल बन गया। अब मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि ये वाली जो फीमेल है इसका पापा है, ठीक है, इसकी मदर भी है, लेकिन इसकी ये क्या है, ये इसकी नानी हुई, ठीक है। यानी कि ये इसकी क्या हुई, मैटरनल ग्रैंडमदर हुई।
और ये यानी कि इस साइड से इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता, फादर की साइड से इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। दे डू नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन्स। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड sex determination system and has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis. They do not have father and thus cannot have sons. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक मेल है, क्योंकि मेल होते हैं हैप्लॉइड, और इसका मतलब स्पर्म्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस से, तो ये बन गए इनके स्पर्म्स। अब मेल कैसे बना है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, इसका मतलब इसकी सिर्फ मदर है, इसका फादर नहीं है। ठीक है, अब इसका फादर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका बेटा भी नहीं हो सकता। बेटा नहीं हो सकता क्योंकि इसने जो ये स्पर्म्स बनाए ये क्या फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। इसके जो स्पर्म्स हैं ये डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म तो बना नहीं सकते, वो एबिलिटी तो एग में होती है। इसीलिए ये बात है कि जो मेल्स होते हैं ना तो उनका कोई बेटा होता है ना ही उनका कोई पिता होता है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट बात। बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। ग्रैंडफादर ग्रैंडसन्स का मतलब ये है कि अब इनके जो ये स्पर्म्स हैं, सपोज करो ये मेल था और ये मेल के स्पर्म्स हैं, अब इन स्पर्म्स से फर्टिलाइजेशन जब होगा, है ना, उन फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई बच्चा जन्म लेगा, है ना, और उस वजह से वो क्या बन सकते हैं, उनके ग्रैंडसन्स हो सकते हैं। उसी तरह से इनका कोई ना कोई मदर तो थी और मदर के रूप से इनका कोई ना कोई ग्रैंडफादर भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि मेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 16 और फीमेल्स जो कि डिप्लॉयड होती है उनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 32। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये है कि जब इसकी डिफेक्टिव कॉपीज 2 प्रेजेंट होंगी तभी जाकर ऑर्गेनिज्म में ये एक्सप्रेस होगा। और सेक्स लिंक का मतलब ये फीमेल्स के केस में, और मेल्स के केस में एक डिफेक्टिव कॉपी होना ही पर्याप्त है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। और ठीक है, सपोज करो कि ये एक्स है और इस पर ये डिफेक्टिव कॉपी प्रेजेंट है ना, कलर ब्लाइंडनेस को सी से इंडिकेट कर देते हैं, और ये एक मेल है तो इसका मतलब इसमें डिजीज हमें दिखेगा। लेकिन अगर XY कॉम्बिनेशन ऐसा है तो मेल कैसा होगा, नॉर्मल, और फीमेल के केस में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो फीमेल होगी कैरियर, और फीमेल के केस में अगर ऐसा होगा तो फीमेल होगी नॉर्मल। फीमेल के केस में डिजीज सिर्फ तभी हो सकता है जबकि कंडीशन ये होगी, दोनों कॉपी कैसी होंगी, कलर ब्लाइंडनेस वाली होंगी। देखो क्या लिखा है, इसमें भी वही बात है जो कि मैंने पहले एक बार बताई थी उसके हीमोफीलिया के केस में, क्योंकि हीमोफीलिया में भी ऐसे ही था। ये वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। कोन ऑफ आई, कोन्स इनको कहते हैं ऐसे सेल्स को जो कि रेटिना में प्रेजेंट है और कलर प्रोडक्शन और कलर के डिटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। मेल्स में ये 8% केसेस में देखने में आता है और फीमेल्स में ये 0.4% केसेस में देखने में आता है। कई सारे ऐसे, जब भी कभी किसी का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी फील्ड में, तो पहले उसका जो आई टेस्ट होता है उसमें एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी होता है, क्योंकि कलर्स का डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कई चीजों में। ठीक है, जैसे कि सिग्नल्स में रेड और ग्रीन कलर का अगर ब्लाइंडनेस हो, यानी कि परसेंट डिफरेंशिएट ना कर पाए, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, देखो मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल्स के पास 2 है। इस वजह से क्या है, मेल्स के पास ये डिजीज होने की चांस ज्यादा रहते हैं, लेकिन फीमेल्स कैरियर हो सकती है।
यानी कि जब उनके पास एक डिफेक्टिव कॉपी होगी तो वो उस कॉपी को अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। तो ये जो है एक तरह का क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है कि एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड ने रिप्लेस कर दिया एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के चेंज होने की वजह से। अब थैलेसीमिया के केस में क्या होता है कि जो ग्लोबिन चेन्स हैं जिनसे कि हीमोग्लोबिन बना है, 2 अल्फा की और 2 बीटा की, ये अमाउंट में कम बनने लगती हैं, यानी कि इनकी मात्रा कम बनती है। डिफेक्टिव नहीं है ये, लेकिन अमाउंट में कम है, जिस वजह से पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये कैसा है? ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव। और इसके केस में फिनोटाइप क्या था कि पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। और इसके केस में क्या है कि पर्सन को एनीमिया हो गया, यानी कि रेड ब्लड सेल कम हो गया। और रेड ब्लड सेल कम होते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ? इस प्रॉब्लम की वजह से। ऑटोसोमल है, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं, ऑटोसोम्स पर लोकेटेड। रिसेसिव है, यानी कि 2 डिफेक्टिव कॉपी होने पर ही ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन, यानी कि इसका मतलब क्या है? दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में, मेल हो या फीमेल, दोनों में ये इक्वली इफेक्ट हो सकता है और दोनों कैरियर भी हो सकते हैं। The defect could be due to either mutation or deletion, ultimately results in reduced rate of synthesis of one of globin chains that makes up the hemoglobin. This causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, which is characteristic of the disease. Or thalassemia can be classified according to which chains of hemoglobin molecule is affected. In a thalassemia, production of globin chain is affected, while in thalassemia प्रोडक्शन ऑफ ए ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो इन्होंने क्या किया है? इनको अलग अलग नाम दिए हैं। एक तो है ये ए के ऊपर ऐसे बना हुआ है और एक है ये ए जिसके ऊपर ऐसे बना हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने 2 अलग अलग थैलेसीमिया के नाम दिए हैं कि कौन सी ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, क्योंकि अल्फा की भी 2 ग्लोबिन चेन्स हैं, इसलिए उन्होंने 2 ए लिए। इसी तरह से बीटा के भी 2 होते हैं। थैलेसीमिया कंट्रोल कैसे होता है? 2 जीन्स HbA1 और HbA2, 2 जीन्स हैं HbA1 और HbA2 लोकेटेड कौन से हैं? 16वें क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होती है। 16वें क्रोमोसोम पर मौजूद ये 2 जीन्स हैं, इनके डिफेक्ट की वजह से पर्सन में ये देखने में आता है। डिलीशन ऑफ 1 or more of the 4 genes. The thalassemia is controlled by a single gene HBB. The thalassemia, the more genes affected, the less alpha globin are produced. While A is caused by a single gene HBB on chromosomes. तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है वो कॉज किससे होता है? 4 जीन से होता है, जबकि दूसरा वाला सिंगल जीन से होता है ना। 2 टाइप के हैं, एक तो है 4 जीन से और एक है 1 जीन से। तो दोनों कौन से हैं? एक तो ये है A' वाला और दूसरा कौन सा है? ये वाला। तो दोनों अलग अलग संख्या से होता है। A is controlled by a single gene on chromosome 11. ये वाला है क्रोमोसोम नंबर 11 से और ये है क्रोमोसोम नंबर 16 से। 16वें क्रोमोसोम की 4 जीन्स की वजह से ये होता है और 11वें क्रोमोसोम की 1 जीन की वजह से ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने बताया। Thalassemia differs from sickle cell anemia is that former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while later is a qualitative problem synthesizing an incorrectly functioning globin. तो अक्सर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि ये जो थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। थैलेसीमिया के केस में ग्लोबिन चेन्स कम बनती हैं,
जबकि सिकल सेल एनीमिया के केस में चेन्स बनती हैं डिफेक्टिव। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक तो ये वाला ए डैश और एक ये वाला ए डैश। इसके केस में 4 जीन्स हैं, इसके केस में 1 जीन है, इसके केस में 16वां क्रोमोसोम की जीन्स है, इसमें 11वें क्रोमोसोम की जीन्स है। ठीक है, और 16वां और 11वां दोनों क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, ये तुम जानते हो। रिसेसिव है, इसका मतलब दोनों डिफेक्टिव कॉपी होंगी तभी जाकर ये एक्सप्रेस होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट और इवोल्यूशन। 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था कि इवोल्यूशन हुआ है या हो रहा है, इस बात के कई सारे सबूत हैं, यानी एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन है। वो जो एविडेंसेस हैं उनमें से एक ये भी है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट भी है। इसका मतलब एम्ब्रियो के लेवल पर जब हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जब वो पहली बार एक डिप्लॉयड सेल यानी जाइगोट बनता है, तब से लेके जब वो एक नया जन्म लिया हुआ बच्चा बनता है जिसका नाम है फीटस, तो तब तक उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं वो इवोल्यूशन को फॉलो करते हैं। जाइगोट किसको रिजेंबल करता है? पहले सेल को रिजेंबल करता है, और उसके बाद उसमें जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं वो अलग अलग फाइलम्स को और क्लासेस को रिजेंबल करते हैं। जैसे कभी वो बर्ड के फीटस को रिजेंबल करेगा, कभी वो फिश के फीटस को रिजेंबल करेगा, कभी वो रेप्टाइल के जैसे फीचर्स उसमें हमें दिखेंगे। तो ये उन वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया या उन डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया जो एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस को स्टडी कर रहे थे और उसको कंपेयर कर रहे थे अलग अलग फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म के साथ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेर। तो इन्होंने क्या कहा, अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इस स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं वो किसको फॉलो या रिकैपिटुलेट करती है? इवोल्यूशनरी जो स्टेजेस हैं या इवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं उनको वो फॉलो करती है। Based on the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. For example, embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is functional organ only in fish. यानी कि fish की तरह human beings में भी embryological stage में develop होते हैं gill slits. However, this proposal was disapproved by careful study performed by Carl von Baer. He noted that embryos never pass through adult stages of other organisms. तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की एडल्ट स्टेजेस से फॉलो नहीं होता, लेकिन उनकी कुछ जो फीचर्स हैं वो जरूर ऑब्जर्व होती हैं, जैसे कि गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, या फिर टेल्स का प्रेजेंट होना, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जैसे जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमंस में होना, या फिर ईयर मसल्स का होना। ये भी किस बात का एग्जांपल है कि कुछ न कुछ जो फीचर्स थे वो प्रेजेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के भी डेवलपमेंट के दौरान। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज बुक का। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस। तो अब जो है कि नीश क्या होता है? इकोलॉजिकल नीश। व्हाट इज नीश? नीश का मतलब होता है रोल। हर ऑर्गेनिज्म का अपने हैबिटाट में एक रोल होता है, उस रोल को कहते हैं नीश। और हैबिटाट क्या होता है? हैबिटाट होता है एड्रेस, और नीश मतलब होता है प्रोफेशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स का प्रोफेशन क्या है? प्रोड्यूसर है। तो उसी तरह से कंज्यूमर्स भी एक तरह का क्या है? प्रोफेशन है। तो इसको हम कहते हैं उनका नीश। Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system.
ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज इट्स नीश। ठीक है, तो नीश किस बात से डिसाइड होता है? इन सब चीजों से डिसाइड होता है कि वो कौन सी कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, कौन से रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है और कौन सा रोल वो प्ले कर सकता है किसी हैबिटाट में। इसके बाद आते हैं हम थ्रेटेंड। पेज लास्ट में क्या दिया उन्होंने कि आफ्टर द वर्ड थ्रेटेंड। थ्रेटेंड किसको बोलते हैं? थ्रेट मतलब है खतरा और थ्रेटेंड मतलब जिसके ऊपर खतरा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन पर एक्सटिंक्शन का जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं थ्रेटेंड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक है वो था थ्रेटेंड। थ्रेटेंड यानी कि जिन पर लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, इनका लुप्त होने का खतरा होता है। तो इस तरह से ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल था ये भी हमने फिनिश कर लिया। इन केस अगर इसमें कुछ पूछना हो या फिर किसी और चीज में कुछ पूछना हो क्वेरीज तो वो पूछ सकते हैं। कल से हम शुरू करेंगे अपना रिवीजन।